नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत वर्ग 6 में पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना है, उनका तुलना देखा है एवं संख्या रेखा पर विभिन्न प्रकार की गणितीय संक्रिया जैसे जोड़, घटाव एवं गुणा किया है। आज की कक्षा में हम लोग पूर्ण संख्याओं के विभिन्न प्रकार के गुणों को जानेंगे कि वो किस प्रकार कार्य करती है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे योग की संक्रिया यदि हम कोई भी दो पूर्ण संख्या को लेकर करें, जैसे हम कहते हैं कोई एक पूर्ण संख्या अपने मन से लेते हैं 0 एवं एक दूसरी पूर्ण संख्या हमने लिया है 3। यदि योग की क्रिया किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? कीजिए खुद से। बिल्कुल सही, 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार कोई भी दो पूर्ण संख्या लेना है और योग करके देखना है। आशा है आप अपने कॉपी एवं कलम के साथ बैठे होंगे। आप खुद से कोई भी दो संख्याएं लीजिए जो पूर्ण हो। जैसे हमने लिया है 5 और 2। यदि इसे जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा आपका? 7। अब आप देखिए, ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या को जब हम योग कर रहे हैं तो इसका जो योगफल आया ये कैसी संख्या है? आप कहेंगे कि ये भी एक पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्याएं योग की संक्रिया में, जोड़ की संक्रिया में अपना गुण नहीं खो रही है। पहले जो पूर्ण संख्या था, योग होने के बाद भी वो पूर्ण संख्याओं के ही समूह में है। ऐसे गुण को हम लोग समृद्ध होना कहते हैं, इनक्लोज्ड होना कहते हैं, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी है इसमें। पूर्ण संख्याओं के मामले में योग की संक्रिया के लिए दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। सिर्फ 2 उदाहरण से ही आप इस बात को नहीं मानिए, ऐसे कई उदाहरण आप कॉपी पर लीजिए, कोई भी 2 पूर्ण संख्या उठाइए और उसका योग कीजिए और आप पाएंगे कि जो योगफल प्राप्त हुआ है वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम कहेंगे कि चूंकि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, अतः पूर्ण संख्याओं का जो योग है वह समृद्ध गुण रखता है। समृद्ध गुण, क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी इसे कहते हैं, क्लोज्ड प्रॉपर्टी। एक बार आप नाम को अच्छे से सीख जाएंगे तो यही कॉन्सेप्ट आपको आगे की सभी संख्याओं के लिए आता जाएगा। समृद्ध गुण का क्या मतलब हुआ? क्लोज्ड प्रॉपर्टी का अर्थात जिस समूह या जिस परिवार के सदस्य आप पहले थे, संक्रिया होने के बाद भी यदि आप उसी ग्रुप में हैं, उसी परिवार में हैं, तो हम कहेंगे कि आप समृद्ध होने का, क्लोज्ड रहने का प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे पूर्ण संख्या पहले भी था और योग करने के बाद भी वो पूर्ण संख्या के ही ग्रुप में है, तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग की संक्रिया के लिए समृद्ध होती है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी रखती है। जैसे हमने योग के लिए किया है, ठीक इसी प्रकार एक दूसरी संक्रिया आइए गुणा के लिए भी चेक करते हैं। कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं, जैसे हमने लिया है 3 और 2, अब इसके साथ हम गुणा की क्रिया करते हैं। तो 3 और 2 की जब क्रिया करेंगे गुणा की, तो आप क्या पाएंगे? बिल्कुल ठीक, 6 प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से और भी अलग अलग संख्याएं आप लें, जैसे 0 को साथ 1 का गुणा करते हैं, क्या पाइएगा? 0,
और भी कई प्रकार के पूर्ण संख्या आप अपने खुद से लीजिए और 1 2 नहीं 10 उदाहरण ऐसे बनाइए और फिर चेक कीजिए। यदि हर बार कसौटी पर कसने पर वो खरा उतरता है, तब जाके आप एक नियम सामान्यीकरण कीजिए कि हाँ, ये नियम सत्य है। जैसे हम और भी संख्या लेते हैं, 5 में 4 से गुना करते हैं, आपको प्राप्त होगा 20। अब ध्यान दीजिए, क्या 3 एक पूर्ण संख्या है, 2 भी हमने एक पूर्ण संख्या लिया है, और जब गुणा की संक्रिया किए तो जो प्राप्त गुणनफल है, क्या यह भी पूर्ण संख्याओं के परिवार से आता है? आप पाएंगे हाँ, 6 भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक उसी प्रकार से अगले उदाहरण भी आप चेक कीजिए। हमने पूर्ण संख्या लिया है, उसका गुणनफल किया है, और जो प्राप्त गुणनफल है वो भी एक पूर्ण संख्या है। तीसरी स्थिति में भी यही है। आप अपने कॉपी पर और भी ऐसी स्थितियां लाएं, आप पाएंगे कि पूर्ण संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या अपने आप का जो गुण है पूर्ण होने का, वो गुणा होने के बाद भी बनाए हुए है, यानी समृद्ध किए हुए है। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी। तो सामान्यीकरण नियम का हम ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं गुणा की संक्रिया के लिए क्लोज्ड प्रॉपर्टी रखती है, अर्थात समृद्ध गुण रखता है। हमने पाया कि पूर्ण संख्या समृद्ध गुण किसके किसके लिए रखता है? योग के लिए और गुणा के लिए। तो अब ये हम एक लाइन में नियम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग की संक्रिया एवं गुणा की संक्रिया के लिए समृद्ध गुण रखती है। अब जब आप योग और गुणा के लिए कर लिए हैं, तो इसी प्रकार की और भी जो संक्रिया है, जैसे घटाव, आइए हम जांच करते हैं क्या घटाव के लिए भी पूर्ण संख्याएं समृद्ध होती हैं। आइए चेक करते हैं, आप खुद से भी कीजिए। आइए हमारे साथ, जैसे हम लिखते हैं 3 घटाव 2। अब आपको क्या प्राप्त हो गया? 3 में से 2 अगर घटाव करेंगे तो बहुत सही, 1 की प्राप्ति हुई। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लिखें। सिर्फ एक ही उदाहरण से आप नियम पर नहीं पहुंच जाए, विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के उदाहरण खुद से लिखिए और उसको करके देखिए। जैसे हम लिखते हैं एक पूर्ण संख्या 5 और एक पूर्ण संख्या हमने लिया है 9। आइए इसको घटाते हैं। 5 में से जब 9 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? चलिए, निगेटिव में प्राप्त होगा, ऋणात्मक में प्राप्त होगा। अब जरा देखिए, हमने पूर्ण संख्या लिया और जो घटावफल मिला, ये कैसी संख्या है? ये भी एक पूर्ण संख्या है। दूसरे उदाहरण में भी हमने पूर्ण संख्या लिया है, दोनों को घटाया है और प्राप्त जो घटावफल है -4। क्या पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऐसा ऋणात्मक कोई संख्या होता है? आप कहेंगे नहीं, पूर्ण संख्याओं के परिवार का ये सदस्य नहीं है। अर्थात घटाव की संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याएं कभी पूर्ण संख्या रहती है और कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हम कहेंगे कि घटाव संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याएं समृद्ध गुण धारण नहीं करती हैं। अब जैसे घटाव की संक्रिया के लिए हुआ, उसी प्रकार आप भाग की संक्रिया के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब ये आपका काम है कि 2 पूर्ण संख्याओं का भाग दे के देखिए। चाहिए साथ में ही कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा है 12 का भाग 4 के साथ। भाग की संक्रिया आपको आता है, 12 में यदि 4 से भाग दिया जाए, भागफल कितना आएगा? 3। अब आप चेक कीजिए कि क्या पूर्ण संख्या जो अपना प्रॉपर्टी है, अपना गुण है, उसको धारण किए हुए है या छोड़ दिया है? पहले से भी पूर्ण है, यहाँ भी पूर्ण है और प्राप्त भागफल भी क्या है? पूर्ण है। लेकिन एक ही उदाहरण से आप नियम पर मत जाइए,
कई उदाहरण रखिए, हर बार कसौटी पर कसिए और फिर जांच कीजिए कि ये नियम घटाव के लिए या भाग के लिए सत्य है या नहीं। जैसे हम लिखते हैं 5 का भाग 2 के साथ। अब बताइए कितना होगा? 5/2। क्या ये जो प्राप्त भागफल है आपका, ये पूर्ण संख्या है? यहाँ जहाँ पूर्ण प्राप्त हुआ, इस स्थिति में हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि भाग की क्रिया में पूर्ण संख्याएं अपना समृद्ध गुण हमेशा पालन नहीं करती हैं। अर्थात एक गुण अभी तक हम लोगों ने जाना है, समृद्ध गुण, क्लोज्ड प्रॉपर्टी, और फाइनली आपने क्या जान लिया कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए, गुणा के लिए समृद्ध होती हैं, जबकि घटाव के लिए और भाग के लिए समृद्ध गुण का पालन नहीं करती हैं। आशा है बच्चों आप समृद्ध गुण को अच्छे से समझे होंगे। आइए अब हम लोग शून्य द्वारा विभाजन की क्रिया समझते हैं। विभाजन अर्थात भाग की क्रिया, जैसा कि आप पूर्व से जानते हैं, विभाजन या भाग का अर्थ क्या है? लगातार घटाते रहना। तो आइए हम देखते हैं विभाजन की क्रिया। जैसे एक उदाहरण हम आपका लेते हैं, यदि 15 में 3 से भाग लगाना है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि 15 से 3 का बार बार घटाया जाना, जब तक कि वो घटते घटते शून्य ना हो जाए या 3 से छोटा ना हो जाए। तो आइए हम देखते हैं 15/3 का अर्थ है 15 का घटाव 3। आपका उत्तर प्राप्त हुआ 12। ये पहला स्टेप है। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और बढ़ाते जाइए अंत तक। अब 12 का घटाव 3 से आपको प्राप्त हुआ 9। ये है दूसरा स्टेप। चलिए इसी स्टेप को और आगे बढ़ाएं। 9 घटाव 3 और आपने पाया 6। ये है आपका तीसरा स्टेप। और आगे चलें। 6 का घटाव 3, आपका घटाव फल मिला 3, चौथा स्टेप। और इसी प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाते जाएं जब तक कि आपको शून्य न मिल जाए। और शून्य क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब इसके आगे संभव नहीं है घटाव करना। आपने देखा कि 15 में से 3 का यदि बार बार घटाव किया जाए तो कुल 5 स्टेप्स में, 5 कदम में घटते घटते शून्य हो जाता है। तो हम कहेंगे कि 15 का भाग यदि 3 में दिया जाए तो हमारा उत्तर कितना आता है? 5 आता है। अब जैसे विभाजन हम कर रहे हैं 15 का 3 से, उसी प्रकार यदि शून्य के द्वारा 0 से किसी संख्या का विभाजन किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? आइए करके देखते हैं। जैसे एक संख्या हमने लिखा है 4/0। अब यदि इसे हमें करना है कि इतना बराबर क्या होगा, तो भाग की क्रिया या विभाजन की क्रिया क्या कहती है? जिससे भाग देना है उसे बार बार घटाओ जब तक कि शून्य प्राप्त ना हो जाए। आइए प्रयास करते हैं करने का। अर्थात इसके कहने का अर्थ है 4 घटाव 0 और आपको कितना प्राप्त हुआ? 4। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। प्राप्त में से फिर को यदि शून्य घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा? दूसरा स्टेप। और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि शून्य प्राप्त ना हो जाए। जरा स्थिति को समझिए, हर बार क्या हो रहा है? ये जो प्राप्त घटाव फल है, क्या ये बदल रहा है? अब यदि इसे बार बार कितना भी बार घटाया जाए 0 के साथ, क्या घटते घटते 4 कभी शून्य होगा? अर्थात शून्य द्वारा यदि किसी संख्या का विभाजन करते हैं तो ये अंतहीन प्रक्रिया है। ये चलता रहेगा और चलता ही रहेगा।
तो इस स्थिति में चूंकि शून्य द्वारा विभाजन करने पर ये अनंत प्रक्रिया चलेगी, तो हम इसे कहते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या का भाग यदि शून्य द्वारा किया जाए तो यह परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। और क्यों नहीं है आप करके भी देख सकते हैं, और आप पाएंगे कि इस प्रकार तो हम उत्तर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। कितना हम स्टेप करते जाएं ये कभी घटेगा ही नहीं, हमेशा मात्र 0 का ही घटाव हो रहा है। तो यदि कभी आपको ऐसी समस्या मिले कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य के द्वारा विभाजन करना है किसी भी पूर्ण संख्या में, तो उसका जो उत्तर होगा वो ये अंतहीन प्रक्रिया में चला जाएगा और वो परिभाषित नहीं है। जब आप शून्य द्वारा विभाजन समझ गए हैं तो आइए अब समझते हैं पूर्ण संख्याओं का अगला एवं बहुत ही महत्वपूर्ण गुण। आइए कुछ उदाहरण पर गौर करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, एक जोड़ की संक्रिया है 3 योग 5। आइए इस संक्रिया का हल हम लोग संख्या रेखा की सहायता से करते हैं। पिछली कक्षा में हमने संख्या रेखा पर योग, घटाव एवं गुणा की क्रिया देखी थी। लिखा है 3 का योग 5 के साथ। कैसे करेंगे संख्या रेखा पर? 3 का योग है, योग करने के लिए हमको किधर चलना पड़ेगा? दाएं। और कितना कदम चलना पड़ेगा? 5। आइए चलते हैं। 1 2 3 4 5। और इस प्रकार जब आप चलते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं? उत्तर पर। और आपको प्राप्त हो गया इसका योगफल कितना होगा? 8। आइए एक और योग की क्रिया करते हैं, इसी का क्रम बदलकर। जहां हम 3 के साथ 5 का योग कर रहे थे, आइए 5 का योग 3 के साथ करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। संख्या रेखा की ही सहायता से करेंगे। लिखा हुआ है 5, तो आइए पहुंचते हैं 5 पर। कहाँ है 5? बिल्कुल सही। और यहाँ से हमको योग की क्रिया करना है, मतलब दाहिने चलना है 3 कदम। आइए चलते हैं। 1 2 और तीसरा जंप, और आप पहुंच जाते हैं कहाँ? 8 पर। हमने पाया कि उत्तर कितना आया है? 8। अब दोनों ही स्थितियों पर गौर करें आप। हम 3 में 5 योग करके 8 उत्तर ला रहे हैं, और 5 में भी 3 का योग यदि करते हैं तो प्राप्त योगफल 8 ही है। अर्थात क्रम यदि हम बदल दें, क्रम का यदि विनिमय कर दें, एक्सचेंज कर दें, तो योग की संक्रिया में इसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात स्पष्ट हो गया क्या? कि योग की संक्रिया में कैसी संख्या के लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम के बदलने से योगफल पर कोई अंतर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस गुण को, इस नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमेयता। क्रम का विनिमय होना, क्रम विनिमेयता का गुण। और ये गुण पूर्ण संख्याओं में किस संक्रिया के लिए हमने देखा है अभी? योग की संक्रिया के लिए। यानी अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग की संक्रिया में क्रम विनिमेयता का गुण धारण करती हैं। जनरलाइज यदि सामान्यीकरण करें इसे, तो हम नियम लिख सकते हैं कि कोई भी पूर्ण संख्या यदि ये है, उसका योग यदि b के साथ किया जाए या b का योग a के साथ किया जाए, ये हमेशा बराबर होगा। ऐसा कब होगा? जब a और b पूर्ण संख्याएं हैं, जहां a
एवं b पूर्ण संख्या हैं। इस प्रकार योग की संक्रिया के लिए हमने क्रम विनिमयता का गुण जांच किया। आप एक ही उदाहरण पर भरोसा मत कीजिए, ऐसे कई उदाहरण आप स्वयं से लीजिए और हर बार क्रम बदल के जोड़ के देखिए, क्या कभी आपका उत्तर अलग आता है? आप खुद से कीजिए, कसौटी पर कसिए और तब इस नियम को मानिए। आप पाएंगे कि क्रम के बदलने से योगफल पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब जैसे ये काम हमने योग की संक्रिया के लिए किया, और जो संक्रियाएं हैं जैसे गुणा की संक्रिया, इसके लिए भी क्रम विनिमयता गुण की जांच की जा सकती है। आइए करते हैं आपकी सहायता से। कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम 2 में 5 का गुणा कर रहे हैं, उत्तर आपको प्राप्त है बिल्कुल 10 होगा। अब जिस प्रकार से वहां क्रम बदल के हम चेक किए थे, आइए यहां भी क्रम बदल देते हैं। यदि 5 का गुणा 2 के साथ करें तो आपका क्या उत्तर होगा? इस स्थिति में भी आप पाते हैं कि उत्तर 10 ही है। ऐसे कई उदाहरण आप लिखें, आप पाएंगे कि कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं जब हैं, यदि उनका क्रम बदल भी दें तो हमारा जो प्राप्त गुणनफल है इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए तो क्रम विनिमय है ही, साथ ही साथ गुणा की संक्रिया के लिए भी क्रम विनिमयता का गुण धारण करती हैं। अंततः एक नियम ये बन गया कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए एवं गुणा की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होती हैं। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के कुछ गुण को जाना, जैसे संवृत का गुण, क्लोज्ड प्रॉपर्टी, किसके लिए था? यह योग की संक्रिया एवं गुणा की संक्रिया के लिए संवृत था। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। आपके स्क्रीन पर भी ये लिखा हुआ आएगा। 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, इसीलिए पूर्ण संख्याओं का जो योग है, संग्रह है, वो संवृत होता है। और यही वाला गुण, संवृत वाला गुण, गुणा की संक्रिया के लिए भी होता है। इसके अलावे हम लोगों ने जाना है शून्य द्वारा विभाजन एवं साथ ही जाना है क्रम विनिमयता का गुण। जितने भी गुण हमने पढ़ा है, आपका कार्य यह है कि आप अपने कॉपी पर खुद से, स्वयं से बहुत सारे उदाहरण के साथ इन सारे नियमों को कसौटी पर कसिए और तब उस पर भरोसा कीजिए। खुद से एक नियम बनाइए कि कौन कौन सी संक्रिया के लिए ये गुण कार्य करता है और किस संक्रिया के लिए नहीं कार्य करता है। जैसे क्रम विनिमयता का गुण किस संक्रिया के लिए था? योग के लिए एवं गुणा के लिए। वहीं दूसरी ओर घटाव की संक्रिया एवं भाग की संक्रिया के साथ क्रम विनिमयता का गुण कार्य नहीं करता है। ऐसे और भी कुछ गुण जैसे साहचर्य गुण, बंटन गुण इत्यादि हैं, उसे हम अगली कक्षा में दोहराएंगे। आप दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को एवं बताए गए नियमों को बार बार खुद से कॉपी पर जांच करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। आइए अगली कक्षा में मिलते हैं कुछ नए गुण के साथ। धन्यवाद।